Class 10 NCERT book First Flight Chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. हेलो एवरीवन, आज हम फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर करेंगे, नेल्सन मंडेला. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, सबसे पहले हम आपके बुक में जो अपार्थीड एक टर्म दी गई है उसको कहा जाता है रंग भेद. ठीक है, मतलब रंग के बेसिस पे मतलब डिफरेंस करना लोगों में. तो जो अपार्थीड है वो एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है. ठीक है, उनके रेसेस के अकॉर्डिंग पे. क्या आप बता सकते हो कि ये जो तीन नेम आपको यहाँ पे दिए गए हैं कंट्रीज के, जैसे यूएसए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो इनमें इन देशों में से हाल तक किस देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी? ठीक है, सो ये जो है, क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? आपने डेफिनेटली सुना होगा, आपने उनको देखा भी होगा इमेजेस में. ठीक है, तो जो मंडेला है और उनकी जो अफ्रीकन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो उन्होंने रंग भेद के खिलाफ, इस अपार्थी टर्म के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना पूरा जीवन बिताया. और इतना ही नहीं, जो मंडेला थे उनको 30 साल जेल में भी बिताने पड़े थे. लेकिन फाइनली 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक चुनाव हुए. ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए 1994 में. और फाइनली वो जो मंडेला थे वो क्या बने? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने एक न्यू नेशन के. ठीक है, अब इसमें ये जो उनकी वो थी ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इस उनका एक उदाहरण दिया गया है इस चैप्टर में. तो मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर बताते हैं इस चैप्टर में, और जिसका नाम है उद्घाटन. तो वो एक किसी उद्घाटन के बारे में बात करते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो जो अवसर था ना, वो जो इनॉग्रेशन थी वो किस चीज की थी. ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ठीक है, तो 1994 में वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मोर देन आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, मतलब 3 शताब्दियों से भी ज्यादा टाइम तक जो गोरे लोग थे ना उनका शासन था, उसके बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए. साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहले जो लोकतांत्रिक चुनाव थे उसमें मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी पार्टी ने 400 में से 252 सीट्स जो थी वो जीती. अब जो उद्घाटन समारोह था, है ना, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, वो आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुआ था, जिसमें दुनिया भर के 140 से भी ज्यादा देशों के राजनेता और जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे ना, उन्होंने भाग लिया. नेल्सन मंडेला जो थे वहां पर, उन्होंने एक चीज कही उस इनॉग्रेशन में कि इस खूबसूरत भूमि को फिर कभी एक दूसरे के द्वारा मतलब सताया नहीं जाएगा, या ऐसा अनुभव नहीं होगा. और उस सेरेमनी के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर एकदम खुशी का माहौल था, जिसमें काले, गोरे और बाकी लोगों ने एक साथ जश्न मनाया. सभी जातियों के 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के जो पुरुष थे, महिलाएं थी, यहाँ तक कि बच्चे भी, उन्होंने भी खुशी के साथ नाचे और गाए. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. 10 मई वो दिन था जब नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत यानी ब्लैक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी. मतलब पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे तो उसके लिए उन्होंने शपथ ली थी. काफी वर्षों तक, काफी सालों के संघर्ष के बाद उनकी नस्लवाद विरोधी पार्टी सत्ता में आई. वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व भर के नेताओं से सुखद रूप से घिरा हुआ था. मतलब उनकी जो ये जो इनॉग्रेशन, ये जो समारोह होने वाला था, जो वो शपथ लेने वाले थे, उससे पहले ही बता रहे हैं वो कि पूरे विश्व भर के लोग ना मतलब बड़ी खुशी से उनको घेरे हुए थे, उनको बधाइयां दे रहे थे, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने मुझे आ रहे थे. ये उद्घाटन जो था, जो इनॉग्रेशन था, वो साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा थी.
ये जो सेरेमनी थी वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फी थिएटर में हुआ। कई वर्षों तक ये गोरे लोगों का स्थान था और अब ये साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए अलग अलग रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी मतलब एक तरीके से मतलब अलग हर तरह के जो भी लोग थे, है ना, हर नस्ल के हर कलर के लोग थे, तो उनका एक तरीके से रेनबो, है ना, इंद्रधनुषी जमावड़ा था, मतलब जमा हुए थे, उन लोगों का स्थान बन गया था वो। उस प्यारे शरद ऋतु के दिनों में मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी भी थी। मंच पर सबसे पहले श्रीडी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, फिर पहले उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो मबेकी ने शपथ ली। मतलब दो उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने एक एक करके अपनी शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने तथा गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा दी। वहां मौजूद सभी मेहमानों और देखने वाले दुनिया भर के लोगों से मैंने कहा कि आज यहाँ हर कोई अपनी प्रेजेंस से एक नई शुरुआत की उम्मीद जगा रहा है। पिछली सत्ता जो थी, जो मतलब उनसे पहले की जो भी शासन चल रहा था, जो लोग चला रहे थे, वो भेदभावपूर्ण थी। ठीक है, भेदभाव किया जाता था जो कि लंबे समय तक चली, लेकिन अब ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। हम जो कुछ ही समय पहले हम जो कुछ ही समय पहले गैर कानूनी थे, मतलब वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि हम जो ब्लैक्स थे ना, जो अश्वेत थे, वो इस शपथ से पहले तक, इस सेरेमनी से पहले तक गैर कानूनी थे, लेकिन आज हमें अपनी धरती पर दुनिया के देशों की मेजबानी करने का विशेष अधिकार मिला है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, मतलब एक तरीके से एक अचीवमेंट है। एक टाइम था जब साउथ अफ्रीका के रंग भेद के कारण अपने सभी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक रिश्ते जो थे वो खो दिए थे। अब जब नस्ल और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है और बाकी सभी देश स्वस्थ लोकतांत्रिक, मतलब एक हेल्दी डेमोक्रेटिक संबंधों से खुश है, तो मैं सभी को गौरवान्वित करने का संकल्प लेता हूँ, मतलब सबको प्राउड करने का। मैं इस उपलब्धि का जश्न मनाने में शामिल होने के लिए सभी को, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, जो एक समान समाज की, मतलब एक इक्वल सोसाइटी की दिशा में एक कदम है जहां हर इंसान के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा। आखिरकार आखिरकार हमने अपनी जीत राजनीतिक जीत जो है वो हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभावों से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। हमने वादा किया कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि एक खूबसूरत भूमि फिर से एक के द्वारा दूसरे पर अत्याचार का अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता को राज करने दो, भगवान उनकी भूमि पर अपना आशीर्वाद बरसाए। मतलब वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, वो जो उद्घाटन समारोह था, वहां पर उन्होंने ये जो शपथ ली थी अपनी, उससे पहले ये स्पीच दी थी। कुछ समय बाद हम सभी ने अपनी आंखें उठाई जब साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और बाकी सैन्य वाहकों, यानी जो ट्रूप कैरियर्स थे, उनकी एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर गर्जना कर रही थी। ये न केवल सटीकता और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था। मतलब होता है ना कि जैसे जब कोई नई शपथ लेता है, तो जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ऊपर, जो भी सेना होती है वो ऊपर से वो उनको सलामी देती है एक तरीके से, है ना। तो वो चीज वो बता रहे हैं यहाँ पे। एक नई सरकार के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। अपनी वीरता के लिए पदक जीतने वाले उच्च कमांडरों ने भी सलाम किया और अपनी वफादारी का वादा किया। मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये कमांडर जो अब उन्हें सलाम कर रहे थे, इन्होंने ही पिछले नियमों के तहत मुझे गिरफ्तार कर लिया होगा, क्योंकि तब श्वेत वर्चस्व के दौरान, मतलब गोरे लोगों का शासन था उस वक्त, क्योंकि वो लोग जो नेल्सन मंडेला थे उनको जेल में भी डाल दिया गया था। तो वो उसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये जो कमांडर्स थे, इन्होंने पहले मुझे शायद किसी रूल्स के ही अकॉर्डिंग जेल में डाला था, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे उस वक्त पे, और उस वक्त गोरे लोगों का शासन था।
तो उस दौरान उन्हें अपराधी माना जाता था। एयर शो, एयर शो मतलब आसमान में जो भी हेलीकॉप्टर्स जो भी अपना शो दिखा रहे थे, उसका जो एंड था वो एक नए अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं छोड़कर हुआ। ये दिन मेरे लिए हमारे दो राष्ट्रगानों के बजने, गोरों द्वारा नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका गाते हुए और जो ब्लैक्स थे, जो अश्वेत थे, उनके द्वारा गणतंत्र का पुराना गाना डाई स्टेम गाते हुए देखने के रूप में याद रहेगा। मतलब ये अपनी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी ना नेल्सन मंडेला की, तो उसमें से कुछ एक अंश इसमें आपको दिया गया है इस इनॉग्रेशन का। वहां पे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे लोगों के बिहेवियर्स थे, और उन लोगों के बिहेवियर्स को देख कर के नेल्सन मंडेला के मन में जो भी भाव आ रहे थे, जो भी थॉट्स आ रहे थे ना, तो वो इन्होंने इसमें लिखे हैं। ठीक है, और वहां पे क्या क्या हुआ था वो सारा कुछ इन्होंने बताया है कि वहां पे दो राष्ट्रगान थे जो वो लोग गा रहे थे, एक था गोरे लोगों का और एक था ब्लैक्स का। तो वो बताते हैं कि मुझे वो दिन हमेशा मतलब इस रूप में याद रहेगा। उस दिन कोई भी अश्वेतों के राष्ट्रगान के शब्दों को नहीं जानता था। मतलब जो गोरे लोग थे ना, वो ब्लैक्स जो राष्ट्रगान गाते थे उनके वर्डिंग्स उनको नहीं पता थी, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे थे, गा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं नेल्सन मंडेला की, लेकिन मुझे विश्वास था कि हर कोई जल्दी ही इस राष्ट्रगान को सीख लेगा, जिससे वो एक समय पर नफरत करते थे। आगे मंडेला बताते हैं कि इनॉग्रेशन के दिन मैं अतीत के दिनों को याद कर रहा था, जब रंग भेद की ये पूरी व्यवस्था उभरी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में असमानता फैली और सांवली त्वचा वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो बॉर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और उनके खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक प्रणाली बनाई। उन्होंने जो संरचना बनाई थी, जो प्लानिंग की थी, उसमें सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनाया। लेकिन अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में और मेरे अपने 8वें दशक में उस प्रणाली को हमेशा के लिए उलट दिया गया था और उसकी जगह एक ऐसी प्रणाली ने ले ली थी जो सभी लोगों के अधिकारों और फ्रीडम को मान्यता देती थी, चाहे उनकी त्वचा का रंग कैसा भी हो। उनकी जो अचीवमेंट थी, वो जो दिन था, उसको मंडेला कहते हैं कि वो दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदानों से आया था। ऐसे लोग जिनकी पीड़ा और साहस को कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता। मुझे उस दिन महसूस हुआ, जैसा कि मैंने अन्य दिनों में किया है, कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था। मतलब उनका पूरा पूरा सम अप था, सम ऑफ ऑल। ठीक है, जो मुझसे पहले गए थे, मतलब जो लोग पहले लड़ रहे थे इस रंग भेद की नीति के खिलाफ, वो मतलब चले गए थे, गुजर गए थे, तो उनसे पहले की वो बात बता रहे हैं। वो महान पंक्ति जो थी वो समाप्त हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई है। मुझे दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका और वो सभी अपने बलिदानों का परिणाम नहीं देख सके। मतलब वो ये रिजल्ट देखने के लिए कि उनकी जो ये रंगभेद की नीति चली आ रही थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, वो ये रिजल्ट देखने के लिए जिंदा नहीं है। रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा घाव पैदा किया। हम सभी को उस गहरी चोट से उभरने में अगर पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष जरूर लगे होंगे, लेकिन दशकों की इस क्रूरता का एक और प्रभाव था, और वो ये कि इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वेस को जन्म दिया। इतना साहस, बुद्धिमत्ता और दारता की उनके जैसा फिर कभी पता नहीं हो या ना हो। ऐसे महान नायकों को पैदा करने के लिए शायद उस स्तर के, उस लेवल का मतलब अन्यायपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता थी। मेरा देश अपनी मिट्टी के नीचे मौजूद रत्नों से समृद्ध है, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो शुद्ध हीरो से भी मतलब प्योर डायमंड से भी ज्यादा बेहतर और सच्चे हैं। संघर्ष के इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। मैंने बार बार पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते हुए देखा है। मैंने देखा है कि लोग बिना रुके हमलों और यातनाओं का सामना करते हैं।
ऐसी ताकत दिखाते हैं जो कल्पना से परे है। मैंने उनसे सीखा कि साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर पर काबू पाने की क्षमता है। जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पा लेता है वो बहादुर कहलाता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की त्वचा के रंग, लिंग या उसके धर्म के वजह से उससे नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। लोगों को नफरत सिखाई जा सकती है तो प्यार और भाईचारा भी सिखाया जा सकता है। यहाँ तक कि जेल के सबसे कठिन समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को क्रूर व्यवहार सहना पड़ा था, मतलब एक टाइम पे वो जो नेल्सन मंडेला थे वो जेल गए थे 30 साल के लिए, है ना, और उनके जो साथी थे उनके साथ ना बुरा व्यवहार किया जा रहा था वहां पर भी। तब वो बताते हैं कि मुझे एक गार्ड में, वहां पे कोई गार्ड होगा तो उसमें मानवता और दयालुता की झलक दिखी थी, और यही मुझे आगे बढ़ने के लिए काफी था। मेरा मानना है कि इंसान में अच्छाई को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। आगे जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि जीवन में हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है पूरी लाइफ में कि भाई एक ही दायित्व है, बस उसे वही काम करना है। उसके कई दायित्व होते हैं, है ना। तो दो दायित्व होते हैं, जैसे एक अपने परिवार के प्रति, और परिवार में कौन कौन आ जाते हैं, माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के और बच्चों के प्रति दायित्व, है ना। और दूसरा उसके अपने लोगों, है ना, जिनके बीच में वो रह रहा है, जिस समाज के बीच में वो रह रहा है, अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति दायित्व। ठीक है। आमतौर पर सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति दोनों के बीच बैलेंस बनाकर रख सकता है ना, दोनों ड्यूटीज पूरी कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग उस टाइम पर इम्पॉसिबल था। दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति जिसने मनुष्य के रूप में जीने की कोशिश की, उसे दंडित किया गया। एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे उसके परिवार और उसके घर से निकाल दिया गया और उसे अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि अपने लोगों के लिए रहने के लिए, परिवार के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए समझौता कर रहा था। मैं आजाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मतलब मंडेला बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ, ऐसा नहीं था कि पैदा होते ही मुझे आजाद होने की भूख थी। नहीं, मैं आजाद पैदा हुआ था ऑलरेडी, हर तरह से आजाद, जिसे मैं जान सकता था। अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए मैं आजाद था। मेरे गांव से होकर बहने वाली जो साफ नदी थी या जो धारा थी, उसमें तैरने के लिए मैं आजाद था। तारों के नीचे ज्वार भूनने के लिए आजाद था, और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आजाद था। जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन करता रहा, तब तक मुझे मनुष्य या ईश्वर के नियमों से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आजादी के लिए सबसे ज्यादा जो टेंशन होने लगी वो तभी हुआ जब मैंने ये जानना शुरू किया कि मेरी लड़कपन की जो आजादी थी वो एक भ्रम थी। मतलब जो जब वो बचपन में थे अपने, तब जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला, मतलब जो जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, जो वो युवा हुए, तब उन्हें पता चला कि मेरी आजादी मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। तभी मैं इसके लिए भूखा रहने लगा। सबसे पहले एक छात्र के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, मैं केवल अपने लिए फ्रीडम चाहता था, जैसे रात में बाहर रहने, मुझे जो अच्छा लगे उसे पढ़ने, और जहां मुझे जाना हो वहां जाने की आजादी चाहिए थी। जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं अपनी क्षमता हासिल करने, अपना भरण पोषण करने, शादी करने और परिवार बसाने की बुनियादी जो बेसिक फ्रीडम थी ना, उसके लिए तरस रहा था। जहां पर कानून और व्यवस्था मौजूद थी, उसके बावजूद उन्हें वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं ही आजाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन जो थे ना वो भी आजाद नहीं थे। मैंने देखा कि ये सिर्फ फ्रीडम नहीं थी, सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं थी जो कम हो गई थी, बल्कि उन सभी लोगों की कम हो गई थी जो मेरे जैसे दिखते थे, है ना, जो ब्लैक्स थे। तभी मैं अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी में शामिल हुआ, और तभी मेरी आजादी की भूख मेरे लोगों की आजादी की एक बड़ी भूख बन गई। ये मेरे लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीने की
स्वतंत्रता की इच्छा थी, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, जिसने एक डरे हुए युवक को क्या बना दिया, साहसी व्यक्ति में बदल दिया, एक परिवार प्रेमी व्यक्ति को साधु बना दिया। लेकिन मैंने क्या पाया कि मैं उस गरीब और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता जिसकी मुझे अनुमति थी, जबकि मुझे पता था कि मेरे लोगों मैं और मेरे लोग फ्रीडम मतलब आजाद नहीं है। स्वतंत्रता को विभाजित नहीं किया जा सकता, कुछ से इसे छीनना हर किसी से इसे छीनने के बराबर ही था। मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उत्पीड़ितों की तरह ही मुक्त किया जाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों की स्वतंत्रता छीन लेता है वो घृणा से कैद होता है, मतलब वो घृणा में कैद हो रखा होता है खुद अपने आप में। यदि मैं किसी की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, किसी की आजादी छीन रहा हूँ, तो मैं खुद एक्चुअल में आजाद नहीं हूँ। ठीक उसी तरह जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसका मतलब वहां पे ये जो मंडेला है वो ये बता रहे हैं कि यानी किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीनने और उन्हें बंदी बनाने के कारण वो व्यवसाय की बंदी बन जाता है। ठीक है, मतलब वो खुद खुद मतलब जो दूसरे की फ्रीडम को छीन रहा हो ना, वो खुद पूरी तरीके से आजाद नहीं होता है इंसान, उसके अंदर ही खुद कुछ घृणा चल रही होती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें उस घृणा से नफरत करना चाहिए, उस इंसान से नहीं। ठीक है, इस प्रकार उससे उसकी मानवता छीन ली गई है और उसे मुक्त करने की जरूरत है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.